दिन दहाड़े जिस तरीके से हम फिल्मों में कभी देखते थे साउथ की, कि वहां पर चापड़ तलवारें लेकर के और वहां पर गुंडे जा रहे हैं और खुलेआम मारते थे, उसी तरह ये घटना हुई है बिल्कुल भीड़ भरे इलाके में, उनके घर के सामने, और उन्होंने 8 हत्यारों ने चाकुओं से निर्ममता से गोद दिया उनको। बताइए एम के स्टालिन साहब कि आपके राज्य में, ये तमिलनाडु में, जबकि पुलिस आपके हाथ में है, ये चूक कैसे हुई, मगर ये घटना हुई कैसे, को जवाब पहले देना पड़ेगा। इसमें भी कोई साजिश की बू नजर आ रही है। कैसे एक मुख्य नेता को सिक्योरिटी नहीं दी गई, बीएसपी के ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं तमाम लोग। और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो हमारे जो मुखिया हैं बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद जी, उन्होंने मांग की है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कल बहन जी वहां पहुंच रही है, कल रविवार को वहां पहुंच रही है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज का हमारा ये इंटरव्यू बेहद खास होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है। जिस तरीके से तमिलनाडु में बीएसपी पार्टी के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की बेहद दर्दनाक हत्या कर दी गई, इस पे तमाम तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की लोग आशंकाएं जता रहे हैं। लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है कि आखिरकार बीएसपी पार्टी में लंबे समय से काम करने वाले, ग्राउंड पर काम करने वाले, जो रूट्स पर काम करते हैं, ऐसे लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। इसकी असली वजह क्या है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। मेरे साथ है खास मेहमान अशोक अज्ञानी जी, लगातार मुखर होकर सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। उन्हीं से जानेंगे कि जिस तरीके की विवश घटना हुई तमिलनाडु में, आखिर इसकी वजह क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, तो पहला सवाल तो सर मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से बीएसपी अध्यक्ष की बहुत ही भयानक तरीके से हत्या कर दी जाती है और तमाम लोगों में चुप्पी है, सिर्फ बहुजन समाज के लोग जो हैं वो सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। एक सवाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर खड़ा होता है कि वो कब जाएंगी उनके घर। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस निर्मम हत्याकांड की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और जो अपने अध्यक्ष के आर स्ट्रॉन्ग जो उनकी जो हत्या हुई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ भावभीनी, और उनके परिवार को इस दुखद संकट के समय से निकलने की मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ। साथ में ये बहुत ही अपने आप में ये एक अजीब सा ही घटना हुई है कि बीएसपी के ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं तमाम लोग। अभी देखिए कि जहाँ तक है चुनाव का जब परिणाम आता है, कोई जीतता है कोई हारता है, बहुत सारी पार्टियां बहुत सारे राज्यों में जीरो हो जाती हैं, मगर सारा मीडिया और तमाम तंत्र बीएसपी के पीछे पड़ जाता है, जबकि बीएसपी का कोई ऐसा बड़ा रोल भी नहीं था। और दूसरी बात ये कि अब यहाँ पर ऐसे राज्य में जहाँ पिछड़े लोगों की, द्रविड़ लोगों की जहाँ सरकार है, वहाँ पर हत्या हो जाती है दलित नेता की। और वो दलित नेता जो पिछले 15-20 साल से वहाँ बड़े मुखर होकर के वहाँ काम कर रहे हैं और एडवोकेट थे, और वहाँ तमाम एट्रोसिटीज़ के मुद्दों को वहाँ पर SC STs के उठाते हैं बुरी ताकत से मुखर होकर के। और उन्होंने पिछले 15-20 साल में बहुजन समाज पार्टी को वहाँ पर एक स्थान दिलवाया है, एक अच्छी अचीवमेंट करवाई है, और वहाँ बहुजन को जोड़ा है वहाँ पर भारी ताकत में। तो ये अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ पर सारे की सारा पूरी दुनिया, मुझे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के और उनके नेताओं के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। और ऐसी क्या वजह है, क्योंकि जबकि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन जीत रहा है, एक तरफ वहाँ बीजेपी भी जीत रही है, अपनी सरकार बना रही है, लेकिन हमारे लोगों के पीछे, बीएसपी के लोगों के पीछे, और वो भी ऐसे पिछड़े मुख्यमंत्रियों के उसमें राज में, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा लग रहा है कि जो पिछड़े जाति के जो मुख्यमंत्री वगैरह हैं, इनको अब दलित नेताओं से डर लगने लगा है। क्योंकि ये भी अब जो जैसे पीडीए जैसा ये जो नारा दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उसने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मुखिया ने, तो उसमें पिछड़े दलितों को बीच में घसीट रहे हैं, और दलित को ही ये अपना परंपरागत वोट समझते हैं। कांग्रेस भी समझती थी और ये पिछड़े भी समझते हैं। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी है, उसका तो एकमात्र दलित वोट है ना, तो इसीलिए अब दलितों को समझ आ रहा है कि ये पिछड़े अगड़े कोई भी है, हम भले ही इनको कितना वोट कर लें, कितना समर्थन कर लें, लेकिन ये हमें किसी भी हालत में हमारे मुद्दे उठाने वाले नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को हमें देने वाले नहीं है। इसीलिए तमाम लोग अब धीरे धीरे अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। और उनके नेता, देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि भले ही बहुजन समाज पार्टी हारी हो इस चुनावों में, एक भी सीट ना मिली हो, वोट कम हुआ जरूर, लेकिन एक भी नेता और एक भी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके
के नहीं गया। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो जब पार्टी हारती है तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों में से भगदड़ मच जाती है हारने वाली पार्टी की तरफ से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में आज तक अभी तक कोई टूट नहीं है। इस वजह से भी इनको लग रहा है, वोट तो देखो आता जाता रहता है, परिस्थितियों के हिसाब से वोट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुख्य होता है कि उसका जनाधार, उसकी लीडरशिप, और लीडरशिप किसी भी हालत में हिल नहीं रही है। इसीलिए उनको जरूर प्रेशर आया होगा, थ्रेट जरूर आई होगी कि या तो बीएसपी का काम कम करो या छोड़ दो, नहीं तो फिर उनको दिन दहाड़े, जिस तरीके से हम फिल्मों में कभी देखते थे साउथ की, कि वहां पर चापड़ तलवारें लेकर के और वहां पर गुंडे जा रहे हैं और खुलेआम मारते थे, उसी तरह ये घटना हुई है बिल्कुल भीड़ भरे इलाके में, उनके घर के सामने, और उन्होंने 8 हत्यारों ने चाकुओं से निर्ममता से गोद दिया उनको, इतनी भयंकर तरीके से उनकी हत्या की है कि वो शैतान भी कोई होगा तो उसको भी उससे डर लगेगा कि इतनी निर्ममता के साथ हत्या की है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही विचलित करने वाला और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को शर्मसार करने वाला ये मामला है, और इसकी तह तक जाया जाना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो हमारे जो मुखिया हैं बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद जी, उन्होंने मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के सारे पे तो ये नहीं हुआ। जहां तक बहन जी की बात है, देखिए आर्म स्ट्रॉन्ग के साथ वो खाली बीएसपी के नेता ही नहीं थे, बहन जी के साथ तो खास लगाव था। और पिछले साल जब उनकी बेटी हुई तो बहन जी खुद जा करके उस बेटी का नाम रख करके आई, और उन्होंने उसका नाम भी क्या रखा, आपको हैरत होगी, सावित्री नाम रखा उस बिटिया का बहन जी ने। और कल बहन जी वहाँ पहुँच रही हैं, कल रविवार को वहाँ पहुँच रही हैं, उनके परिवार से मिलेंगी और वहाँ स्टेट गवर्नमेंट से भी और देश की केंद्र सरकार से भी बहन जी ने मांग की है कि तुरंत उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और तुरंत उनको गिरफ्तार करा जाना चाहिए, गिरफ्तार कुछ करें। लेकिन एमके स्टालिन ने भी ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी है कि आरोपी जो हैं वो कल रात ही गिरफ्तार हो गए थे, उनको कानून के तहत सजा दी जाएगी। लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से लोग लगातार भगदड़ मचा रहे हैं, वहां पर माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बीएसपी के लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए हमारी एक नेता की हत्या हुई है, जो मुख्य नेता है, अगर वहां पर कार्यकर्ता आकर के अगर अभी भी अपना वहां पर आकर के प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो ये तो देखिए बड़ी अजीब सी बात होगी। हत्या हो गई और आप कह रहे हो रात को जी गिरफ्तार कर लिया और हम कानून के तहत ये सब चीजें करेंगे। आपने रात को क्यों नहीं डिस्क्लोज किया कि आपने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया? क्यों नहीं एमके स्टालिन ने या उनके प्रतिनिधि ने या पुलिस ने, तमिलनाडु पुलिस ने क्यों नहीं रात भर उन्होंने कहा, अब आकर के आपका ट्वीट आ रहा है कि हमने गिरफ्तार कर लिए जी और हम कानून सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई तो कानून सम्मत ही होगी, मगर ये घटना हुई कैसे? ये आपके राज में रहते रहते लॉ एंड ऑर्डर में आपने कैसे इसको छूट दी? कैसे आपकी पुलिस ने इस अनदेखा करा? कैसे एक मुख्य नेता को सिक्योरिटी नहीं दी गई? ये सवाल उठते हैं, पहले आप इनका जवाब दो। ये तो बाद में वो तो चलता रहेगा केस जब तक चलेगा, वो तो बाद की बात है। पहले तो आप बताइए एमके स्टालिन साहब कि आपके राज्य में ये तमिलनाडु में जबकि पुलिस आपके हाथ में है, ये चूक कैसे हुई कि एक इतनी बड़ी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का एक नेता जो कि वहां प्रदेश अध्यक्ष है, उसको उसके साथ ये कैसे घटना हुई? ये आपको जवाब पहले देना पड़ेगा। ये सब अब बाद की बात है कि गिरफ्तार हो गए नहीं हो गए, और इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि रात भर तो किसी ने नहीं बताया, किसी चैनल पर नहीं आया, कहीं ट्वीट आपका नहीं आया कि रात को गिरफ्तार कर लिए। तो इसका मतलब इसमें भी कोई साजिश की बू नजर आ रही है कि जरूर उनको कोई प्रोटेक्शन है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से उतने इजीएस्ट तरीके से दिन निकलते निकलते बड़े प्यार से अरेस्ट हो जाते हैं। तो अगर कार्यकर्ता विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनको तो विरोध करना पड़ेगा ना। और पहली बात तो आइडेंटिफाई करो ना कि वही थे, कौन थे। आपने किसी और को दिखाने के लिए थोड़ी कर लिया। तो ये सब साजिश की बातें हैं, इसका जवाब स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और स्टेट गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है और इसीलिए इसकी जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। ये हमारी मांग है, भारत सरकार से मांग है। क्या इसका असर बीएसपी की राजनीतिक दशा पर और दिशा पर पड़ेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल थोड़ा असर तो होता है, क्योंकि एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता जो दिन रात कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाला, काम करने वाला, और कल भी जब उनकी हत्या हुई तब भी वो वहाँ पर अपने घर के बाहर वहाँ कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और उनको समझा रहे थे कुछ, तो इसीलिए उनकी वहाँ पर हत्या हुई, क्योंकि वो सारे लोग कार्यकर्ता थे, गरीब कार्यकर्ता, और उन्होंने वहाँ चाकुओं से गोद करके वहाँ उनकी हत्या कर दी। तो इसका देखिए फर्क पड़ता है, क्योंकि एक जमीन से लगातार काम करने वाला एक सक्रिय आदमी, जिसने कि जीरो से वहाँ पार्टी को इतने
लेवल पे लेके आए, जब भी तो डर बैठ गया ना। आने वाले चुनाव में लगातार देखिए, अभी मैं देख रहा था कि वहाँ तमाम जितनी भी वहाँ सीटों पर चुनाव लड़े बीएसपी ने, वहाँ पर 10,000, 12,000, 20,000, 8,000 इस तरीके के वोट वहाँ पर तमिलनाडु जैसी जगह पर वहाँ पर वोट मिल रहे हैं, जहाँ पर कि पिछड़ों की सरकारें डीएमके जैसे वर्षों से जमी हुई पार्टियां हैं, वहाँ पर बीएसपी ने अपनी पैठ जमाई है उनकी लीडरशिप में, आर्मस्ट्रॉन्ग की लीडरशिप में, तो फर्क तो पड़ता है। लेकिन उस गैप को भरने के लिए बहुजन समाज पार्टी को और एफर्ट करने पड़ेंगे। देखिए उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, मगर उससे उभर के आगे जाना पड़ेगा। राजनीति स्थिति पे बात करें तो बहुजन समाज इस बार लोकसभा में एक भी सीट नहीं ले पाया। अब विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, क्योंकि लगातार आप एक कार्यकर्ता के रूप में बीएसपी के साथ लंबे समय से जुड़े हैं, क्या रणनीति है बीएसपी की? देखिए बहन जी ने अभी जो उसमें समीक्षा मीटिंग बुलाई थी उस पिछले महीने, और उस समीक्षा मीटिंग में उन्होंने दोबारा से आकाश आनंद जी को चार्ज दिए हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी दी है। और ये जो चुनाव अभी 10 सीटों के आ रहे हैं, अभी चुनाव वहाँ पर विधानसभा के उत्तर प्रदेश में जो सीटें खाली हो गई थी उस पर चुनाव होना है, तो उसके लिए आकाश आनंद को खास तौर पे तैयार किया गया है, और वो उन्हीं की लीडरशिप में वो पूरा चुनाव होगा, और वो स्टार प्रचारक हैं, और उन्होंने पार्टी ने पूरी कमर कस ली है। ये ट्रायल होगा, और 2027 का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उस उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में पूरी शक्ति के साथ पार्टी की अभी से तैयारी है कि वहाँ भी तैयारी करें, और उत्तर प्रदेश में जो खोई हुई हमारा राजनीतिक जो हमारी ताकत थी, जो हमारा वोट बैंक था, उसको वापस ला करके और 5वीं बार वहां पर सरकार बनाने की कवायद की जाए, उसके लिए पूरी तैयारी है। और पार्टी पूरी दिन रात तरीके से अब लग गई है, पूरे देश में लग गई है। आपको ये भी आप बता दें कि देश के अलग अलग इलाकों में छोटे मोटे जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो पार्टी में मर्ज हो रही हैं बीएसपी में। अभी अभी वहाँ पंजाब में 2-3 छोटी छोटी पार्टियां मर्ज हुई हैं, और ये लगातार सिलसिला चल रहा है। और अभी अभी और भी बड़े बड़े पुराने नेता जो गए थे उनका भी वापसी का आने का ऐसी खबर मिल रही है, सूचनाएं मिल रही हैं। तो पार्टी गंभीरता से लग गई है पूरी तरीके से, और पार्टी पूरे देश में अब पूरी ताकत से लगेगी और तेजी से लगेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश जीतना सबसे पहला ध्येय है, सबसे पहला वो है, उसके लिए 2027 की तैयारी चल रही है। और ये जो 10 विधानसभा होने वाली हैं अभी इसी महीने में, तो उसकी तैयारी बहुत मुखर रूप से तेजी से आकाश आनंद जी कर रहे हैं जी। क्या वाकई में जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था कि आकाश आनंद अभी इमैच्योर हैं, अभी मैच्योरिटी आने में उन्हें समय लगेगा, तो क्या वाकई में आकाश आनंद की जो वापसी है वो राजनीतिक रूप से चेंज लेकर आएगी कि नहीं? हाँ देखिए, जिस समय उन्होंने प्रचार किया था ताबड़तोड़ और एकदम से हंगामा मच गया था पूरे देश में, और ये पहली बार मैंने देखा पूरे, मैं इतने वर्षों में देख रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में, कि पहला ऐसा मौका हो गया कि नेशनल मीडिया बुला बुला करके उनके घर जा जा करके उनका इंटरव्यू कर रही है किसी बीएसपी के नेता का। आकाश आनंद जी के जो मजबूत बयान थे और उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया, और उसके तुरंत बाद जैसे ही विरोधियों ने उनके ऊपर केस दर्ज कराने शुरू किए, तो तब बहन जी ने देखिए अपने भविष्य के नेता को बचाने के लिए, ये कुछ राजनीतिक हथकंडे भी होते हैं, दाव पेच भी होते हैं, तो बहन जी ने तुरंत उनको विड्रॉ किया और उनको उत्तराधिकारी से और नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटाया, और उनको बोला तुम चुप बैठो। और इसीलिए उनको उन्होंने कहा बहन जी ने, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रेस को बोलना होता है कि अनमिच्योर्ड है, उनको अभी रोकते हैं। तो बहन जी ने ये 2-1 महीने में उनको पूरी तरीके से ट्रेंड किया। उनको खास अनमिच्योरिटी ये थी कि आपको हर जगह पर उत्तेजना में स्पीच नहीं करनी है, आपको किन किन चीज़ों को समझना है, क्योंकि आप बहुजन समाज के, आप बहुजन मूवमेंट के सिर्फ पार्टी के नहीं, बहुजन मूवमेंट के आप मुखिया होने जा रहे हो, और आपको ये संभालना है, तो आपको बागडोर संभालनी है, तो आपको बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही परिस्थितियों के आधार पे आपको शब्दों को तोल मोल करके आपको अपनी बातें रखनी है। तो ये बहन जी ने उनको जरूर सिखाया है। तो ये 2 महीने के भीतर उनको ये ट्रेनिंग दी होगी, और बहन जी को लगा कि हाँ भैया आकाश आनंद ने अपनी गलती रियलाइज कर ली है कि अब उनको पूरे मुखिया के रूप में अब उनको व्यवहार करना है, तो अब उनको फिर जिम्मेदारी दी है। जी। जिस तरीके से लगातार एक आरोप लगता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर, उनकी पार्टी पर, कि वो लगातार मीडिया से दूर रहना चाहते हैं, वो पीटीआई और एएनआई के अलावा किसी को बाइट नहीं देना चाहते। बहुजन चैनलों की बात करें तो उनको भी इक्का दुक्का लोगों के चैनलों पर इंटरव्यू देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या बीएसपी को अपनी मीडिया आईटी सेल जैसी चीज़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है?
देखिए ये परंपरागत तरीके से ये चला आ रहा है, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी कहा करते थे कि मीडिया से कब दूर रहो, और मीडिया को कभी भी वो अपने पास नहीं आने देते थे। वो कहते थे ये पूंजीपतियों को, मनुवादियों के मीडिया हैं, अगर आप इनको कुछ कहोगे भी अपनी बात को तो ये तोड़ मोड़ करके उसका अर्थ का अनर्थ करके आपके विरुद्ध ही बताएंगे। तो वो बहुत बार उन्होंने भगा भी दिए, मीडिया को पीट पाट के ही भगाया था उन्होंने एक दो बार कि चलो भागो यहाँ से, तुम यहाँ क्यों आए हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहते थे कि मीडिया से ही मूवमेंट कभी नहीं खड़े होते, आपको जमीन पे जाके लोगों के बीच में जाके काम करना होगा। तो वही आज ये कि थोड़ा बहुत मीडिया पे बहन जी बोलती भी हैं, तो एएनआई और पीटीआई क्योंकि दो बड़ी एजेंसी हैं, उनको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको अपना वक्तव्य दे देती हैं। और देखिए मजे की बात ये, पीटीआई और उस पे एएनआई पर जब वो देती हैं दो एजेंसियों पे, और सारे मीडिया चैनल उनसे खरीद लेते हैं, आज तक से लेके सब दिखाते हैं, बहन जी का इतना रुतबा उनकी। और देखिए वो ट्विटर पे एक ट्वीट कर दें तो तमाम मीडिया उनको अपने आप उठा लेता है। तो इतनी बड़ी उनकी शक्ति है, शख्सियत है। तो इसीलिए वो मान्यवर काशीराम जी के समय का वो सिस्टम चला आ रहा है कि जमीन पे काम करना। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया और तमाम लोग मीडिया से जुड़े हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अब ये मीडिया भी बहुत बड़ा हो गया, तो अब इसे आकाश आनंद जी ने अपना बनाया, एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया है, जिससे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। क्योंकि देखिए पहले जो हमारे दलित थे, जो बहुजन थे, वो ज़्यादातर लोग ना तो अखबार पढ़ते थे, टीवी तो दूर दूर तक था ही नहीं, तो इसीलिए भी उस समय मीडिया की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज तो क्योंकि गाँव गाँव, गली गली में हर कोई आदमी वो एंड्रॉयड फ़ोन लेकर के घूम रहा है और उस पर बैठ करके देख रहा है, जहाँ भी देखो गृहिणी हो, कोई भी हो, सब उस पर लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो आज सोशल मीडिया की और बहुत ज़रूरत है, और उन्होंने आकाश आनंद पे, उसके मॉडर्नाइजेशन पर, पार्टी के मॉडर्नाइजेशन पर, उन डिपार्टमेंट्स को ठीक करने पर उन्होंने जोर दिया है। और आगे भविष्य में आप देखेंगे कि मीडिया सेल जो होगा बीएसपी का, वो भी बहुत मजबूती से काम करेगा। एक आखिरी सवाल, आर्मस्ट्रॉन्ग की जिस तरीके से बहुत ही भयानक तरीके से हत्या की गई, संविधान बचाने वाले लोग लगातार सड़कों पर संविधान बचाओ के नारे दे रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट तक उन लोगों के समर्थन में नहीं किया, इसकी वजह क्या, पार्टी या जाति? नहीं, देखिए उन्होंने गुमराह किया ना। जो लोग संविधान बचाओ की बात कर रहे थे वो तमाम लोग वो थे जो भी ये चौकड़ी थी इंडिया गठबंधन की, जितने भी ये इसमें पार्टियां थी, ये तमाम पार्टियां डेडली अगेंस्ट थी ये कॉन्स्टिट्यूशन के। ये तो क्योंकि उधर से वो संविधान हटाओ की बात थी, तो इन्होंने उसका मुद्दा बना करके संविधान बचाओ और इस देश के बहुजनों की और दलितों की भावनाओं को कैश करने के लिए संविधान बचाओ का नारा दे दिए। देखिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इस देश की जो संविधान में 100 से ज्यादा बेफजूल के उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं। बहन जी ने कहा था ना पिछले हफ्ते कहा कि कांग्रेस ने और ये बीजेपी ने इस संविधान को सांप्रदायिक और पूंजीवादी संविधान बना करके छोड़ दिया। जो इसकी आत्मा थी, जो बाबा साहब ने जो इसको बनाया था तमाम नागरिकों के लिए, तो SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं के जो अधिकार इन्होंने छीन लिए, उसमें परिवर्तन करती हैं दूसरे तरीके से। तो इसके ऊपर डिबेट किसी मीडिया ने नहीं करी कि बहन कुमारी मायावती ने कहा कि सांप्रदायिक और पूंजीवादी संविधान बना के छोड़ दिया। और जो दूसरी बात है कि कांग्रेस तो है ही डेडली अगेंस्ट, निजीकरण की नीतियां सब लेकर के संविधान विरोधी। दूसरा आम आदमी पार्टी, इनका मुखिया वो JNU में और दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण के विरुद्ध और इसके संविधान के विरुद्ध बोलता फिरता था 2006 में, 2004 में यूथ फॉर इक्वलिटी बना करके। लेफ्टिस्ट जितने हैं वो कहते थे कि ये तो जो संविधान है, ये संविधान तो उसका आजादी, उसका गुलामी का वो है, दस्तावेज है। ये वो जो लेफ्टिस्ट आज बोल रहे हैं कि जी संविधान बचाओ, वो जो वहां पर उद्धव ठाकरे और शिवसेना है, वो तो हिंदू राष्ट्र का नारा, उसमें पैदा ही हिंदू राष्ट्र पर, संविधान के विरुद्ध ही पैदा उनकी जो पार्टी की वो पैदाइश हुई है, वो तो संविधान के विरुद्ध ही हुई है, हिंदू राष्ट्र थोड़ी है संविधान में। तो ये तमाम जितने भी गुट थे, ये सारे के सारे संविधान विरोधी गुट थे। लेकिन इन्होंने हमारे लोगों को गुमराह किया, संविधान बचाने के लिए इन्होंने नारा ले लिया। और राहुल गांधी संविधान बचा, चुनाव में संविधान बचाओ, संविधान की कॉपी हाथ में ले रहे थे, बाबा साहब की फोटो ले रहे थे। लेकिन जब उन्होंने शपथ ली तो तब उन्होंने जय भीम नहीं कहा। जब राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने जय भीम नहीं कहा, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों संविधान और बाबा साहब की फोटो लेकर के और प्रियंका गांधी घूम रहे थे, उस वक्त तुम भाई भगवानों की फोटो दिखा के मंचों पे मांगते ना वोट। तब जो तुम भगवानों की फोटो संसद में दिखा रहे हो, वहां तुमने बाबा साहब की फोटो नहीं दिखाई, वहां संविधान की फोटो लेके तुमने चर्चा नहीं की। तो ये देखिए, ये इनका चाल चरित्र में इनका वो है। लोग समझ गए कि इन्होंने धोखा दे करके हमसे वोट लिया है और बहुजन मूवमेंट को इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा
पहुंचाया है, क्योंकि हमारे लोग भावना में बह गए कि इनकी शक्ति है, शायद ये बचा लें संविधान को, लेकिन ये संविधान तोड़ने वाले लोग हैं, संविधान बचाने वाले नहीं है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं कि इन्होंने झूठ बोला और झूठ बोल करके बहुजनों को गुमराह करके वोट लिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे अशोक अज्ञानी जी, और सोचिए किस तरीके से बहुजनों की भागीदारी मजबूत होती जा रही है तो तमाम जातिवादी पार्टीवादी लोगों को तकलीफ होती है। जिस तरीके से तमिलनाडु में बीएसपी नेता की दर्दनाक हत्या की गई, एम.के. स्टालिन की सरकार पर एक सवाल खड़ा होता है कि आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं और वहीं पे आप ही के राज्य में बीएसपी नेता की हत्या कर दी जाती है और आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि बीएसपी को ख़त्म करने के लिए बीएसपी नेताओं को भी मारने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।